जय हिंद दोस्तों, मैं एक बार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे अत्यधिक सवाल पूछे जाते हैं। पर्यावरण के दृष्टि से भी और ज्योग्राफी के दृष्टि से भी इससे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं ऊर्जा के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा की क्या प्रयोग है, इसकी क्या भूमिका है, ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखेंगे ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। प्राप्ति के आधार पर देखेंगे कि ऊर्जा की प्राप्ति के आधार पर ऊर्जा की कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आखिर क्या है। आजकल जो पेट्रोल डीजल इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मोदी सरकार और कई देशों ने धीरे धीरे करके जीवाश्म ईंधन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन को बैन लगा रहे हैं और कोई ऊर्जा के अन्य स्रोत को अपना करके देश को आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात जानकारी होंगे आप लोगों की कि ऊर्जा जो है वो देश की विकास के लिए सबसे की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक स्रोत अपना रही है। इस तरह से कोयला, पेट्रोलियम, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे इससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, इससे क्या महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी। अगर बायोलॉजिकल देखा जाए तो ऊर्जा है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। परंतु हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफिकल दृष्टि से हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे कि आखिर ऊर्जा क्या है। तो जिस प्रकार से ऊर्जा कोई काम करने की क्षमता प्रदान करती है, परंतु ज्योग्राफिकल दृष्टि में जैसे कोयला को जलाते हैं तो उससे एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है, उससे ऊर्जा में बदल लेते हैं। उसी प्रकार से सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और कई स्रोत हैं जिसके बारे में देखा जाए तो ऊर्जा जिस जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस चीज़ से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और ऊर्जा के स्रोत की दृष्टि से उसे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एगो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत किसको कहते हैं? कि वैसा स्रोत जिसको प्रयोग करने के बाद कुछ समय तक चलने के बाद वो ख़त्म होने की आसार रहते हैं, वो मतलब समाप्त होने की सिस्टम में रहते हैं, उसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस, इसी को जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। इसी को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आते हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वैसा स्रोत जिसको समाप्त नहीं हो सकते हैं, मतलब अथाह है। जैसे सूर्य की रोशनी से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ख़ास करके दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत जो है वो सूर्य की रोशनी है, तो वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। उसी प्रकार से अगर वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो भी हो गए हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए हैं। तो हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से खास करके जीवाश्म ईंधन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और गैस आते हैं। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन की बात किया जाए। जीवाश्म ईंधन जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि जीवों को, मतलब कि आज से कई हजार करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी पर कोई भूकंप या कोई अन्य गतिविधियों के द्वारा जीव जंतुएं दब जाती थी, पेड़ पौधा दब जाते थे, वे संपीड़ होकर के पृथ्वी के अंदर हजारों वर्ष तक ले दब जाने के कारण, पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण उच्च ताप एवं दाब। दोस्तों, मैं ये एक बात बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे नीचे वैसे वैसे ताप बढ़ेंगे, जबकि ऊपर भी जाएंगे तो ताप बढ़ेंगे। तो पृथ्वी के अंदर उच्च ताप एवं दाब के कारण जीवाश्म का निर्माण होती है। हजारों करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा, पदपों, वनस्पतियों को जो दब गए थे, उसी के कारण जीवाश्म का निर्माण हुआ था। जीवाश्म में देखा जाए तो कोयला, पेट्रोलियम और गैस। जीवाश्म में तीन चीज आते हैं: कोयला, पेट्रोलियम और गैस। कोयला, पेट्रोलियम और गैस जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अगर कोयला की बात किया जाए तो कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित होते हैं। हाइड्रोकार्बन के मतलब क्या हुआ? यानी कि
कोयला में कार्बन की मात्रा उपस्थित होते हैं। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होते हैं, ज़्यादा उपस्थित होते हैं, वो कोयला उच्चतम कोटि के कोयला कहलाते हैं। जबकि जिस कोयला में कार्बन की मात्रा कम स्थित होती है वह न्यूनतम गुणवत्ता वाली कोयला कहलाते हैं। अर्थात कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस शिला है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होती है। कोयला एक प्रकार की ठोस है जो हाइड्रोकार्बन से निर्मित है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा उपस्थित होते हैं और वह एक प्रकार के ठोस है। जब उसे जलाया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों प्राप्त होती है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखने की चीज़ है कि कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की संभावना बनती है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। और कोयला में कार्बन उपस्थित होने के कारण ही कोयला काला भी दिखाई पड़ता है। भारत में कोयला अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन है। सबसे ज़्यादा जीवाश्म ईंधन पाए जाने वाले जो है वो कोयला है। इसके बाद इसे ईंधन के खनिज भी कहा जाता है। कोयला को ईंधन का खनिज भी कहा जाता है। याद रखने की पॉइंट है यहाँ पर, कोयला को ईंधन का खनिज भी कहा जाता है। भारत में कोयला खनन का कार्य सबसे पहले 1744 ईस्वी में हुआ था। कोयला खनन का सबसे पहले काम जो हुआ था वो 1744 ईस्वी में हुआ था। वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में हुआ था। आज भी रानीगंज पश्चिम बंगाल के जो रानीगंज है वो कोयला के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से कोयला का खनन का जो कार्य हुआ था सबसे पहले 1744 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। परंतु 1830 ईस्वी तक इस क्षेत्र में अनेक खदानों से कोयला का खनन होना प्रारंभ हो गया। इस तरह से वर्तमान समय की बात किया जाए तो वर्तमान समय में कोयला तो बहुत है, परंतु विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन चीन से होती है, उसके बाद भारत से होती है। और अगर भारत की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल, परंतु अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ कोयला में प्रथम स्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। इसके साथ रानीगंज के साथ और है हजारीबाग है और बहुत सारे स्थान हैं जहाँ से कोयला अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विस्तार से जानते हैं तो 1956 में कोयला उत्खनन को सुधारने के लिए 1956 ईस्वी में कोयला उत्खनन को सुधारने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना की गई, परंतु वो समय भी कोयला को पूर्ण रूप से खनन नहीं हो रहा था। उसके बाद परंतु 1972 में कोयला खदानों को राष्ट्रीयकरण कर और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गया। उसके बाद से भारत में कोयला पूर्ण रूप से खनन होने लगी। इस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खनन की एक सरकारी एजेंसी है। इस तरह से देखा जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत जो भी खनन हो रही है कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत हो रही है। अगर कोयला के बारे में बात और किया जाए, विस्तार से किया जाए, तो कोयला संपीड़ित होकर के बनते हैं, पृथ्वी के अंदर दब के बनते हैं और उसमें कार्बन की मात्रा जितना पाया जाता है उसके आधार पर बनते हैं। तो इस आधार से देखा जाए तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। जो जमीन के अंदर जितना अधिक दिनों तक दबे रहे, जिसमें कार्बन की मात्रा विशेष पाए गए, उस आधार पर देखा जाए तो कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पीट कोयला की बात किया जाए तो इसे निम्न कोयला भी कहा जाता है। पीट कोयला को निम्न कोयला कहा जाता है। पीट कोयला में कार्बन की मात्रा जो होता है 40% से कम होती है। कार्बन की मात्रा जितना कम रहेंगे, जलने के बाद उतना ज़्यादा धुआं देंगे और जितना ज़्यादा धुआं देंगे पर्यावरण को उतना प्रदूषित करेंगे, इसलिए इसे निम्न कोयला कहा जाता है। इसमें नमी की मात्रा विशेष रहती है, इसलिए ये धुआं विशेष रूप से देती है। दूसरा में देखा जाए तो लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा देखा जाए तो 40 से 60% के बीच इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अर्थात ये पीट कोयला से थोड़ा से इसमें गुणवत्ता ज़्यादा होती है। उसके बाद देखा जाए तो बिटुमिनस कोयला, इसे काला कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाले कोयला जो है वो बिटुमिनस पाया जाता है। बिटुमिनस की बात किया जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% के बीच पाई जाती है बिटुमिनस कोयला। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। कोकिंग कोयला क्या है भाई? कोकिंग कोयला की बात किया जाए
तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कोयला को गर्म कर दिया जाता है तो उसमें जो वाष्प होती है वो जल जाती है, वो साइड हो जाती है और इस प्रकार से निर्मित हो जाती है जो कोकिंग कोयला बनती है। कोकिंग कोयला का काम बिजली उत्पादन करने में आती है। इस तरह से बिटुमिनस को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है और बिटुमिनस जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि उसके बाद आते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला को कठोर कोयला कहा जाता है और ये सबसे अधिक गुण वाले कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इस कोयला को अत्यधिक मतलब अच्छे कोयला के श्रेणी में लाया जाता है। ये कोयला जो है 80 इसमें 80 से 90% के बीच कार्बन मौजूद होती है। धुआं ना के बराबर देती है, यह कोयला जलने के बाद धुआं ना के बराबर देती है, अर्थात इन सारे कोयला से ये कम धुआं देती है। इसे कठोर कोयला भी कहा जाता है। ये भारत में कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस तरह से अगर कोयला की क्षेत्र के बारे में बात किया जाए कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगर कोयला भारत की क्षेत्र की बात किया जाए तो कोयला जो है वो गोंडवाना से 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक हो गया गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में जो पाया जाता है 200 लाख वर्ष से पुराना कोयला जो है ये पाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र को एक और क्षेत्र के नाम से जानते हैं जो छोटा नागपुर की पठार के क्षेत्र से जानते हैं। ये छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन सारे क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में है छोटा नागपुर की पठार। छोटा नागपुर की पठार जो है वो और अनेक खनिजों से संपन्न है, इसीलिए छोटा नागपुर को भारत का रूर भी कहा जाता है। इस तरह से छोटा नागपुर की पठार में कोयला विशेष मात्रा में पाया जाता है, अर्थात 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्षेत्र के छोटा नागपुर पठारी में पाया जाता है। बाकी बचा दूसरा में टर्सरी क्षेत्र। टर्सरी क्षेत्र ये तृतीयक युग का कोयला है। इसमें जो है बहुत इसके मामले में बहुत कम कोयला पाए जाते हैं। ये उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के मतलब असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सारे क्षेत्रों में टर्सरी युग के कोयला पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले पेट्रोलियम जो है वो भारत में जितना भी पेट्रोलियम की खपत होती है वो सरकार किसी दूसरे देश पर से निर्भर रहती है, दूसरे देशों से आयात करती है, जिसमें से मात्र 15% पेट्रोलियम का उत्पादन भारत के विभिन्न हिस्सों से होती है, जबकि 85% पेट्रोलियम का जो होता है आयात करती है भारत सरकार। इस तरह से अगर देखें तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसका निर्माण कोयले की तरह, जिस प्रकार से कोयला का निर्माण हुआ उसी प्रकार से पेट्रोलियम का भी निर्माण होते हैं। जीवाश्मों को पृथ्वी के अंदर दब जाने के कारण, संपीड़ हो जाने के कारण पेट्रोलियम का निर्माण होते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होती है। एक सवाल यहाँ उठता है कि क्या कोई फैक्ट्री, कोई खदान से पेट्रोलियम मिला और उसको तुरंत में मोटरसाइकिल में या किसी और वाहन में डाल के चला सकते हैं? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो काले गाढ़े द्रव के रूप में पाई जाती है। फिर उसे क्या करते हैं कि कच्चा, जिसे जो प्राप्त होती है उसे कच्चा तेल कहते हैं। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से काले गाढ़े रूप में द्रव में पाए जाते हैं जिसे कच्चा तेल कहा जाता है। कच्चा तेल को परिष्करणशाला अर्थात रिफाइनरी में जाते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होती है। पेट्रोलियम को जो परिष्करणशाला में रिफाइन किया जाता है तो वहाँ पर पेट्रोलियम के साथ साथ और बहुत सारे पदार्थों का उत्पाद होती है, प्राप्त होती है, जिसे भारत में कई और चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं जिसे केरोसिन कहते हैं। उसके बाद डीजल भी प्राप्त होते हैं, उसके बाद पेट्रोल भी प्राप्त होते हैं, उसके बाद विमान का ईंधन भी प्राप्त होते हैं, उसके बाद कृत्रिम रबड़ प्राप्त होते हैं, कृत्रिम रेशा प्राप्त होते हैं, थर्मोप्लास्टिक भी प्राप्त होते हैं, विस्फोटक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, ग्रीस भी प्राप्त होते हैं, मोम भी प्राप्त होते हैं, ऐसी आदि और सारी सामग्री प्राप्त होते हैं। जब पेट्रोलियम को खदान से निकाला जाता है तो रिफाइन करके इस तरह से सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है। उसमें डीजल, पेट्रोल, विमान वाला ईंधन इस तरह से प्राप्त होती है। पेट्रोल और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम सामग्री जो है बहुत महंगा होने के कारण, बहुत कीमती होने के कारण पेट्रोल या पेट्रोलियम से जो पेट्रोल से बने उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है। काला सोना
कहा जाता है। भारत में देखा जाए तो पेट्रोल के बारे में बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले 1860 ईस्वी में आसम मार्गेरिये, जिसको डिगबोई के आसपास बोला जाता है, में खोज हुआ था। भारत में पेट्रोल का खोज 1860 ईस्वी में हुआ था आसम में। आज भी भारत में आसम जो है सबसे पुराने तेल शोधक कारखाना वहाँ पे है, और सबसे पहले भारत में डिगबोई में ही पेट्रोल की खोज हुआ था। उसके साथ साथ भारत में और बहुत सारे जगह पेट्रोल के लिए मशहूर हैं, जैसे खंभात की खाड़ी, यहाँ से भी पेट्रोल निकाला गया था। उसके बाद मुंबई हाई, वो भी तेल के लिए, पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। और एक आसम के डिगबोई, ये भी तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से पेट्रोल का जो खोज भारत में हुआ था सबसे पहले 1860 ईस्वी में हुआ था, आसम के मार्गेरिये अर्थात डिगबोई के आसपास के जगह पर। भारत 85% पेट्रोलियम आयात पर निर्भर रहती है। भारत में जो पेट्रोल इतना महंगा बिक रहा है, इसका मेन एक ही कारण होता है कि भारत किसी दूसरे देश से पेट्रोल खरीद करके लाती है, उसके बाद भारत में कई जगहों पर पहुंचाया जाता है। इस तरह से भारत जो है 85% पेट्रोल को आयात करती है, जबकि 15% पेट्रोलियम भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होती है। भारत में पेट्रोलियम की स्थान की बात किया जाए, किन किन स्थानों पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान है जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है, तो भारत में पेट्रोलियम के लिए प्रमुख स्थान आसम के डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जबकि मुंबई हाई भी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जिसके बाद एक और आता है खंभात की खाड़ी भी, वहाँ भी पेट्रोलियम की खोज हुई है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC की स्थापना 1956 में किया गया। भारत में तेल का जो वितरण होते हैं, तेल की खोज होते हैं, और तेल से और कोई उत्पाद संबंधित चीज़ों को जो संरक्षण करती है वो ONGC द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से आते हैं, अब गैस को देखते हैं। गैस भी एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन ही है। गैस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। इसका मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन है। LPG का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। इसका रासायनिक सूत्र अगर देखेंगे C4H10 होता है, तथा इसमें इथिल मार्केप्टन, जो ब्यूटेन है वह एक दुर्गंधहीन गैस है, परंतु ये जलनशील अत्यधिक है। ये तेजी से जलते हैं, जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। परंतु ये कब लीक हो जाएंगे, इसके लिए जानकारी के लिए कि कोई गैस अगर लीक हो जाए तो ये कैसे मालूम करेंगे, तो लीक को जानकारी रखने के लिए इसमें इथिल मार्केप्टन मिलाया जाता है, जिससे गैस अगर लीक हो तो वो दुर्गंध देने लगेगी, जिससे मालूम चल जाएगा कि कोई गैस लीक हो रही है। इस तरह से LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है, और इसमें एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है, दुर्गंध के लिए मिलाया जाता है। उसके बाद एक और गैस देखेंगे, CNG, जिसको कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है। आज भी CNG की मात्रा धीरे धीरे करके देश में CNG पर ही सब काम करने के लिए एग्री हो रहे हैं। इसे संपीडित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। CNG का मुख्य घटक जो है मीथेन है। भारत में प्रथम CNG ईंधन संयंत्र जो लगाया गया था 13 अगस्त 2016 को लगाया गया था, महाराष्ट्र के पुणे में संयंत्र लगाया गया था। इस तरह से महाराष्ट्र में पुणे से प्रारंभ हुआ CNG गैस का निर्माण करने के लिए। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन ONGC द्वारा एवं ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कई चीज़ों में होते हैं। जीवाश्म ईंधन पर धीरे धीरे करके सरकार इसको फुल स्टॉप कर रही है और विद्युतीकरण कर रही है, जिससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2047 तक कार्बन मुक्त इंडिया घोषित किया जाएगा, पर देखिए ये कहाँ तक संभव होती है।